हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग सब? पढ़ाई सबकी बढ़िया चल रही है? एग्जाम अब तो पास ही आने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू किया था सेल के बारे में। उसमें हमने बताया था दो तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, नॉट वेल ऑर्गेनाइज, जिनके बारे में हमने पिछली बार पढ़ लिया था। अब आज हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? They are found in all plants, animals, fungi, algae and protists। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ पाए जाते हैं। अब हमने इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था। एक बार याद रिमाइंड कर लेते हैं कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसकी वजह से जो ये सेल है ये कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन वाला। फिर उसके बाद इसी के साथ लगे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक सॉरी राइबोसोम है। तो ये इस तरह से इतने सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने की वजह से ये कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। सपोज एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो बिकॉज ऑफ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स a eukaryotic cell is compartmentalized। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बनाया, इट हैज गॉट अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन है, एक ये एक ये। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे 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 होते हैं क्रोमोसोम। तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन के लिए एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इसमें हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक प्रोकैरियोट के मुकाबले एडवांस्ड सेल होता है, तो इसमें ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो अब अगर हम देखें, तो हमने पहले रिवाइज करा था, एक बार और कर लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जो प्लांट सेल के लिए स्पेसिफिक है, कुछ है जो एनिमल सेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड्स, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो उसमें एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल, दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। इसके अलावा एक सेंट्रियोल होता है, जिसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो ये एक बेसिक बात हो गई अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। अब इसके एक एक ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वी बिगिन विद द सेल मेम्ब्रेन। अब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, तभी से हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जान पाए। और इसका एक हम प्रोटोटाइप आरबीसी मान के आज सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल आरबीसी मान के, बाकी तो थोड़ा बहुत चेंजेस हर सेल में होते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिटिल बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। अब इन सब का कंसेंट्रेशन परसेंटेज सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, और बाकी ये कार्बोहाइड्रेट एंड मिसलेनियस।
लिपिड भी देखें तो लिपिड दो तरह के इसमें होते हैं, एक तो लाइपोप्रोटीन, नहीं फॉस्फोप्रोटीन, सॉरी, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन कहाँ से आ गया, फॉस्फोलिपिड। एंड दूसरा कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन भी दो तरीके होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल या सरफेस प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा सा ही होता है। अब फॉस्फोलिपिड है, इसमें तो इसके दो पार्ट हो गए, एक फॉस्फेट और एक लिपिड। जो फॉस्फेट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी, लिक मतलब लाइक करना, पानी को लाइक करता है। हाइड्रोफिलिक आप ऐसे याद कर लो, हाइड्रो लाइक, पानी को लाइक करता है। जबकि लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, हाइड्रो पानी और फोबिया होता है, फोबिया जानते हो ना, डर, तो लिपिड जो है वो पानी से डरता है। तो जो इसके दो पार्ट है, एक पानी को लाइक करता है, एक पानी से डरता है। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ द एंटायर सेल मेम्ब्रेन। जबकि पेरिफेरल या सरफेस जैसे मानो कि नाम बता रहा है कि सरफेस पे ही होते हैं, मतलब ये एम्बेडेड या बरीड इन दी सेल मेम्ब्रेन है। अब हम इसका डायग्राम बना के इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड बना लेते हैं। ये फॉस्फेट हो गया, अभी मैं समझा रही हूँ, पहले बना लूं। ये गैप छोड़ रही हूँ, अभी बताऊंगी क्यों। ये फॉस्फेट हो गया और ये लिपिड हो गया। ये बाई लेयर में होता है, दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, क्यों होती है ये भी मैं भी बता रही हूँ आप लोगों को। तो क्या है बच्चों, ये सपोज मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर है, तो आउटर में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो मेनली किससे बना होता है, वाटर से। इसी तरह ये इनसाइड जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया, वो भी किससे बना होगा, वाटर से। तो दोनों तरफ पानी है। अब ये जो लिपिड है ये तो पानी से डरते हैं, तो इनको बचाना है पानी से, तो इनको बचाने के लिए ऐसे अलाइन कर देते हैं कि फॉस्फेट बाहर आ जाते हैं और ये लिपिड अंदर रहते हैं जो पानी के कांटेक्ट में नहीं आते। एंड दैट इज वाई देयर इज अ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये हो गए फॉस्फोलिपिड। दूसरा पार्ट क्या है, लिपिड का जो होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा होता है, कहीं कहीं यहाँ बीच बीच में पड़ा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब हमने देखा था कि प्रोटीन जो है वो दो तरह के हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब ये पूरा एम्बेडेड है ना इसमें, बरीड, तो ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, पूरा सेल मेम्ब्रेन में बरीड है, ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। और एक है सरफेस प्रोटीन, वो सरफेस पे ऐसे 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 करके बड़ा होता है।
सो दिस इज सरफेस प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट बताया था तो ये इसी सरफेस प्रोटीन के ऊपर थोड़े थोड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस इज शुगर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सेल मेम्ब्रेन का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड होता है जो कि बाई लेयर होता है। ये लिपिड पोर्शन हो गया, ये फॉस्फेट। लिपिड अंदर होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर ऑन बोथ साइड्स। और कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोटीन की बात करें तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरे के पूरे एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन में, और सरफेस प्रोटीन जो बाहर को निकले होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर होती है जो कि सरफेस प्रोटीन पे अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब 1972 में सिंगर एंड निकलसन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल दिया अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल ऐसे एकदम रिजिड या टाइट नहीं होती है, ये क्वासी फ्लूइड होती है, यानी कि सेमी फ्लूइड, एक तरह से जेल टाइप से होती है। और वो सेमी फ्लूइड में जो ये प्रोटीन है ये इसमें तैरते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। और इस नेचर को हम इट इज मेजर्ड इन फ्लूइडिटी। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द मेजर ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन दैट इज फ्लूइडिटी। ठीक है, और ये क्वासी फ्लूइड होते हैं। अब ये जो क्वासी फ्लूइड होते हैं इसके मतलब ये जो एकदम टाइट नहीं होता, थोड़ा ढीला ढीला होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ऑब्वियसली सेल ग्रोथ में, क्योंकि अगर बिल्कुल टाइट होगा तो सेल ग्रो कैसे करेगा। सिमिलरली सेल डिवीजन में। फिर सिक्रीशन, सिक्रीशंस कैसे होंगे, तो सिक्रीशन में। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस में। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म आया तो ये सेल है तो ये अपना यहाँ पे इसको एनगल्फ कर लेता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है अगर ये फ्लूइड नेचर में नहीं होगी, बिल्कुल स्टिफ होगी, तो इसको कैसे एनगल्फ करेगी, तो ऐसे एनगल्फ करके इसको अंदर ला के मारते हैं ना, तो दैट इज एंडोसाइटोसिस। और इसके अलावा सेल टू सेल इंटरएक्शन में भी इसका फ्लूइड नेचर काम आता है। तो ये एडवांटेज है ऑफ द क्वासी फ्लूइड नेचर। तो ये आपको याद रखना जरूर है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने, और किस ईयर में, 1972 में। एंड इट स्टेट्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर विच इज मेजर्ड इन फ्लूइडिटी। ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पता है आप लोगों को, कई बार बात हो चुकी है, दैट इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कि इट अलाउज कुछ चीजों को अंदर बाहर करना एंड कुछ को नहीं। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह से होता है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव होता है। ठीक है, पैसिव इज विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्योंकि ये विद द ग्रेडियंट है, जो नदी का बहाव है पानी का उसी के साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए इट रिक्वायर्स नो एनर्जी। और क्योंकि ये बहाव के अलग चल रहा है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब पैसिव भी दो तरह के होते हैं,
एक तो पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव मतलब कि वो खुद ही अपने आप से ही पैसिवली इस मेम्ब्रेन से निकल जाएगा इसके बीच बीच में। जबकि फैसिलिटेटेड का मतलब उसको कोई मदद करता है। वो कौन मदद करता है? वो प्रोटीन होता है, जिसके बारे में हम ये बात में बात करते हैं। अच्छा, तो ये कौन से ऐसे वो हैं मॉलिक्यूल जो इसमें से चुपके से धीरे से निकल सकते हैं? देखो, ये जो फैट है, एक तो ये पानी से डरता है, और जो आयनिक होंगे जिनमें आयन होगा या चार्ज होंगे, वो तो वाटर सॉल्युबल होंगे ही, तो पानी से डरता है। तो जो भी कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे और छोटे साइज के होंगे, वो इसमें से पैसिवली इसके बीच बीच से निकल जाएंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये इसमें से पैसिवली थ्रू दी फॉस्फोलिपिड लेयर निकल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वैसे तो ये पानी से डरता है, लेकिन थोड़ा पानी जो है कहीं कहीं से चुपके चुपके से इसमें से निकल जाता है, बहुत थोड़ा सा, यूं 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 करके बीच बीच में से। लेकिन ये मेजर तरीका नहीं है पानी के निकलने का। तो जो ये निकलता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि पैसिवली डिफ्यूज हो जाता है थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, एंड इट इज विथ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए मॉलिक्यूल में जिससे वो पैसिवली डिफ्यूज हो जाए? न्यूट्रल होना चाहिए और स्मॉल साइज का होना चाहिए। और ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन वेयर विच अप्लाइज टू वाटर। ठीक है। अब आते हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब कि इसको फैसिलिटेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं निकल पाते। वो कौन से हुए? आयनिक मॉलिक्यूल्स हुए, मतलब जो चार्ज होंगे, और दूसरा लार्ज मॉलिक्यूल्स। भाई जो आयनिक होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, उनको ये लिपिड निकलने नहीं देगा, और अगर बड़े हैं तो वो वैसे नहीं निकल पाएंगे। उनको मदद की जरूरत है, वो मदद करते हैं ये प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन जो मदद करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चैनल प्रोटीन, और एक होते हैं कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन वो होता है, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये यहाँ पे एक रास्ता ही बना देता है, पूरा चैनल, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल वाटर निकल के चला जाता है। तो मेजरली पानी इसी चैनल प्रोटीन के थ्रू जाता है। और ये चैनल हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है। अगर जो ये चैनल वाटर के लिए है, तो दैट इज नोन एज एक्वापोरिन। एक्वापोरिन, क्योंकि एक्वा मतलब पानी, पोरिन मतलब पोर करना उसको। तो चैनल प्रोटीन का एग्जाम्पल इज एक्वापोरिन। जबकि कैरियर प्रोटीन ऐसे चैनल नहीं बनाता। वो क्या करता है, सपोज ये प्रोटीन है, तो ये अपना शेप बदल देगा, तो यहाँ पे आके वो बैठ जाएगा जो मॉलिक्यूल है, और फिर ये अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर अपना शेप चेंज कर देगा, और ये जो मॉलिक्यूल है ये अंदर आ जाएगा। तो दीज कैरियर प्रोटीन्स एक्ट बाय चेंजिंग शेप। और इसका एग्जाम्पल है जो भी आयंस हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन ये सब विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाले हैं, यानी कि जहां पे सोडियम ज्यादा है वहां से जहां कम है वहीं जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। तब तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। वो क्या है, मैं अभी समझाती हूँ आप लोगों को। तो अगर हम पैसिव को एक बार रिवाइज करें, पैसिव इज विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, इसलिए इट रिक्वायर्स नो एनर्जी। और पैसिव डिफ्यूजन जो है, इसके इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, अदर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन कौन करते हैं? जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, जिससे कि
वो लिपिड में से निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड CO2। और बहुत छोटे अमाउंट में वाटर भी निकल जाता है थ्रू दी मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब उसको फैसिलिटेट करता है, कोई मदद करता है, वो कौन है? प्रोटीन। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई? आयनिक मॉलिक्यूल होंगे तो उनको वो लिपिड नहीं निकलने देगा, या लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो वो नहीं निकल पाएंगे। तो उनकी मदद के लिए प्रोटीन आते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं। चैनल प्रोटीन, वो जो चैनल बना देते हैं पास होने के लिए, जिसका एग्जाम्पल है एक्वापोरिन, जो कि वाटर को अंदर लाने देते हैं। दूसरे कैरियर प्रोटीन, जो कि शेप चेंज करके मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं, बट अगेन इट इज विथ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये याद रखिएगा। अब हम आए अगर एक्टिव पे, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको एनर्जी की जरूरत है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे अभी ये सेल है सपोज, इसके अंदर मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है? पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होता है? सोडियम। अब अगर इसको सोडियम को बाहर से अंदर जाना है तो वो ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से चला जाएगा, क्योंकि इट इज विथ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन इसको अगर अंदर से बाहर जाना है, सोडियम को, सोडियम पहले ही जो है ज्यादा है बाहर, यहाँ कम है, तो फिर और बाहर जा रहा है, तब इसको एनर्जी की जरूरत है। एंड दैट इज अचीव बाय एटीपी, तो दैट इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली अगर पोटेशियम को अंदर आना है, पहले ही पोटेशियम अंदर ज्यादा है लेकिन फिर भी उसको अंदर आना है, तो उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आना है। तो दिस इज अचीव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने मसल्स में पढ़ाया था, सोडियम पोटेशियम पंप, याद है? एक एटीपी यूज करके 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग समझ गए, सोडियम पोटेशियम ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी जा सकते हैं अगर विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों तरह से यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जा रहे हैं या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेल वॉल के बारे में, ठीक है? सेल वॉल जो होती है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में होती है। इसके अलावा फंगाई में भी होती है, एल्गी में भी होती है। और ये यूजुअली एडल्ट प्लांट में जो होती है, एक तो ये रिजिड तो होती है, लेकिन जो एडल्ट प्लांट होता है उसमें ये डेड होती है, नॉन लिविंग। लेकिन जो यंग प्लांट होता है उसमें लिविंग होती है। अब इसके फंक्शंस क्या है? क्योंकि ये रिजिड है, इट गिव्स शेप टू द सेल, और प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है अगेंस्ट मैकेनिकल फैक्टर्स। जैसे कोई प्लांट है, वो बेचारा कहीं जा तो सकता नहीं, मान लो कोई उसको खींच ले, कुछ कर ले, तो उसका सेल ना इंजर हो, कि उसको सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, माइक्रोब से, एंटीबायोटिक तो ये खा नहीं सकते प्लांट, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल है। और तीसरे, अनवांटेड अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स से प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, शेप देता है, और इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी इसका रोल है। अभी बताते हैं कैसे। ये जो प्लांट सेल होते हैं, ये सब बहुत मिलजुल के आपस में रहते हैं, आदमी लोग की तरह नहीं कि लड़ते ही रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ये अभी मैं बताती हूँ। तो हम अगर एल्गी को देखें, ये मेनली जो अभी सेल वॉल होती है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब पॉलीसैकेराइड। तो अगर हम एल्गी को देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये आप लोगों को याद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स में देखें तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज,
हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये याद करना है और इसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर पे आए तो ये 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर होती है मिडिल लेयर, मिडिल लैमिला जिसे कहते हैं। अब आप लोग कहोगे ये सबसे बाहर होती है, इसको मिडिल लैमिला क्यों कहते हैं, अभी बताती हूँ। फिर प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये मिडिल लैमिला क्या होता है, ये एक प्लांट सेल, ये दूसरा प्लांट सेल ये है, ये दोनों प्लांट सेल के बीच में होता है, इसलिए इसको मिडिल लैमिला कहते हैं। ये मिडिल लैमिला। वैसे अगर आप देखो तो ये सेल का बाहर है सबसे, लेकिन क्योंकि ये दो सेल के बीच में होता है इसलिए इसको कह रहे हैं मिडिल लैमिला। इसके नीचे होते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। प्राइमरी सेल वॉल। और ये जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो ये भी ग्रो करती है। तो जो ग्रोइंग प्लांट होता है, मतलब जो यंग प्लांट होता है, जो कि यू बढ़ रहा है, यंग प्लांट, उसमें ये प्राइमरी सेल वॉल होगी क्योंकि ये इसकी ग्रोथ में काम करती है। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है एंड इट स्टॉप्स ग्रोइंग, देन दिस प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर्स इनटू सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन इट स्टॉप्स ग्रोइंग। ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल वैसे अंदर की तरफ होती है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, और बनती प्राइमरी सेल वॉल से ये। इन सब में अगर मानो तो बस ये जो प्राइमरी सेल वॉल है यही ग्रो करती है क्योंकि ये यंग प्लांट में होती है जब ग्रोथ हो रही होती है। अब मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल ये नहीं ग्रो करती। अब क्या है ये, जैसे मैंने बताया सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, ये लोग मिलजुल के रहते हैं। वो कैसे, जो ये हैं तीनों, इनमें एक रास्ता होता है। ये दिस रास्ता इज नोन एज प्लाज्मोडर्मेटा। और इस रास्ते से साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, और इसलिए आवागमन होता रहता है। अगर एक सेल के पास खाना कम है तो वो दूसरा कहता है ले तू मुझसे ले ले, या पानी कम है तो कहता है मुझसे ले ले। तो ये इसलिए ये मैंने बताया प्लांट सेल अनलाइक एंड ह्यूमन बीइंग मिलजुल के रहते हैं, शेयरिंग करके रहते हैं थ्रू दिस प्लाज्मोडर्मेटा, जो डेस्मेटा एक्चुअली, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि एक चैनल होता है, रास्ता होता है बिटवीन द टू प्लांट सेल। सो दिस इज अबाउट। और ये जो मिडिल लैमेला होता है, एक चीज बताना भूल गई, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। और ये एक सेल से दूसरे सेल को ग्लू करता है, एक तरह से चिपकाता है, ग्लू की तरह काम करता है दो सेल के बीच में। तो एक बार सेल वॉल में देख ले क्या क्या मेन चीज याद रखने की है। एक तो ये रिजिड होती है और एडल्ट में नॉन लिविंग होती है। और इसके फंक्शंस क्या है, शेप देती है सेल को, हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल फैक्टर से, माइक्रोब से, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल से, और सेल टू सेल इंटरेक्शन भी कराती है। Algae meat is made up of cellulose, galactin, mannan and minerals like calcium carbonate. Plants meat is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो तीन में डिवाइडेड होता है। मिडिल लैमिला इज द आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट इन द सेंस कि ये दो सेल्स के को जोड़ता है, इसलिए मिडिल लैमिला। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड ये ग्लू की तरह काम करता है बिटवीन द टू सेल्स। प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल इसके अंदर होती है और ये जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ये खुद भी ग्रो करती है।
और जब यंग प्लांट्स में होती है, और जब प्लांट मेच्योर होकर एडल्ट बन जाते हैं, इट स्टॉप्स ग्रोइंग, देन दिस प्राइमरी सेल वॉल आल्सो मैच्योर्स इनटू सेकेंडरी सेल वॉल एंड इट स्टॉप्स ग्रोइंग। और इनके बीच में एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, विच इज द कनेक्शन बिटवीन टू साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट प्लांट सेल। और वो इसलिए होता है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है यहाँ से वहां से यहाँ ट्रांसमिशन होता रहता है। तो इतना आप लोगों को सेल वॉल के बारे में याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। क्वेश्चन जब सारे ऑर्गेनली हो जाएंगे तब हम एक साथ करेंगे, क्योंकि वो मिक्स्ड है सब। और अब आप लोग इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।